गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। मेरा नाम अमित कुमार शर्मा है। मैं केमिस्ट्री लेक्चरर हूं और मैं आप सबका स्वागत करता हूं CHC एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर। इस प्लेटफॉर्म में हम आपको केमिस्ट्री की विभिन्न कक्षाएं उपलब्ध करवाएंगे और इन क्लासेस के माध्यम से आप निश्चित रूप से अपने केमिस्ट्री को आज के संदर्भ में कई गुना और अच्छा पाएंगे। आप सबसे यही आग्रह है कि CHC एजुकेशन जो करौली में नवयुवकों के द्वारा एक अच्छा प्लेटफॉर्म केमिस्ट्री के हिसाब से उपलब्ध करवाया जा रहा है, आप सब इसमें जुड़ें और अधिक से अधिक संख्या में जुड़ने के बाद केमिस्ट्री जैसे कठिन विषय को, जिसमें आपको तर्कसंगत ज्ञान और ऐसा ज्ञान प्राप्त होता है जो आपके जीवन के हर पहलू से जुड़ा हुआ है, उस सब से जुड़ने का मौका मिलेगा। जैसा कि आप सबको पता है कि विज्ञान के आधारभूत सिद्धांतों की अगर बात करें तो उसमें केमिस्ट्री की अपनी एक महती भूमिका है। रसायन विज्ञान जीवन के हर विज्ञान को स्पष्ट रूप से इंगित और प्रदर्शित करता है। आज के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो कंपटीशन के इस भयावह युग में, जहां आपको और हम सबको एक उच्च श्रेणी की और उत्कृष्ट श्रेणी का ज्ञान आवश्यक है, उसमें रसायन विज्ञान की अपनी एक महती भूमिका है। आप सबसे यही निवेदन है कि रसायन विज्ञान जैसे कठिन विषय को न केवल पढ़ें बल्कि उसके सारगर्भित रूप को समझें, क्योंकि रसायन विज्ञान में अगर आप संदर्भों को और तथ्यों को आसानी से समझ जाते हैं तो परीक्षा ही नहीं, आप जीवन के हर एक स्वरूप में उसे उपयोगी बना सकते हैं। तो मेरा आप सबसे आग्रह है कि CHC एजुकेशन में जुड़े हुए नवयुवकों से चेतन चतुर्वेदी और साथ में प्रदीप चतुर्वेदी के साथ में आप जुड़ें और एजुकेशन में अपने एनहेंसमेंट के लिए लगातार मेहनत करें। मैं आपके साथ में आज इस श्रृंखला के क्रम में एक वीडियो जिसका मूल उद्देश्य है आपको अनुनाद या रेजोनेंस की जानकारी देना, उसे आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। और मेरा उद्देश्य यह है कि आप इस कंसेप्ट को समझेंगे और समझने के पश्चात विभिन्न जो भी संदर्भ पुस्तिकाएं हैं, किताबें हैं या आपकी कंपटीशन की तैयारी है, उसमें इसका उपयोग अधिक से अधिक करेंगे। चलिए तो शुरुआत करते हैं हमारे इस टॉपिक के बारे में। इस टॉपिक का मूल उद्देश्य है आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, कार्बनिक रसायन में अनुनाद की या रेजोनेंस की इस कंसेप्ट को क्लियर करना। चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर अनुनाद या रेजोनेंस है क्या। अगर आप विभिन्न विषयों में अपने आप से पूछें तो आपको हर विषय में इसका अर्थ अलग प्राप्त होगा। जैसा कि कई बच्चे पिछले क्लासेस में पढ़ के आए होंगे, आपने देखा होगा कि अनुनाद फिजिक्स में अपना एक अलग स्वरूप रखता है। अगर हम भौतिक विज्ञान में या फिजिक्स में बात करें तो अनुनाद का सीधा सा अर्थ होता है कि दो समान फ्रीक्वेंसीज का मिलना। जब दो समान आवृत्तियां आपस में मिल जाती हैं तो अनुनाद नली में जो ध्वनि उत्पन्न होती है वो एक भौतिक विज्ञान में अनुनाद का उदाहरण है। अनुनाद की बात जहाँ तक रसायन विज्ञान में की जाए तो रसायन विज्ञान में अनुनाद किसी भी कार्बनिक यौगिक के स्थायित्व की एक प्रक्रिया है। अगर हम सिंपल भाषा में कहें तो रेजोनेंस इज अ स्टेप टू गेट स्टेबिलिटी बाय एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। कार्बनिक रसायन या अकार्बनिक रसायन में अनुनाद की संकल्पना का सीधा सा अर्थ है स्थायित्व को प्राप्त करना, और स्थायित्व को प्राप्त करने के कई तरीके हैं। आपको पता है कि रसायन विज्ञान में हर रसायन का अंतोगत्वा एक ही उद्देश्य होता है और वो उद्देश्य होता है अपने आप को स्थायी बनाना, और स्थायी बनाने की श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण कदम है अनुनाद। हम इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक बस के द्वारा अगर आप यात्रा कर रहे हैं और उस बस में आपको बहुत लोग मिलते हैं, बहुत भीड़ होती है, और उस बस में आपके पास इतना भी स्थान नहीं है कि आप आराम से एंटर कर पाएँ। फिर भी आपके पास, क्योंकि ये अंतिम मौका है या अंतिम बस है और आपको इसी के द्वारा जाना है, तो आप कैसे भी करके उसमें प्रवेश कर जाएंगे। और जहाँ भी जगह मिलेगी, चाहे आपको वहाँ लटकने के लिए जगह मिल रही है या किसी सहारे के आप खड़े हैं, तो वो भी आप एडजस्ट कर लेंगे और इस बस में आप प्रवेश कर जाएंगे। लेकिन जैसे जैसे बस आगे बढ़ती है आप देखते हैं कि उसी बस में पीछे से कुछ सवारियाँ उतर जाती हैं और अब आपके पास में पीछे जाकर बैठने का एक मौका मिलता है। तो आप क्या करेंगे? आप अपने आप को स्थायी बनाने के लिए आप उस पीछे वाली सीट पर जाकर बैठ जाएंगे। उसके बाद आपको लगता है कि वहाँ अनकंफर्टेबल है और बीच में से कोई उठ के चला जाता है तो आप वहाँ आ जाएंगे। इसका मतलब अगर आप नोटिस कर रहे हैं तो हम कर क्या रहे हैं? हम वास्तव में अपनी स्थिति में परिवर्तन कर रहे हैं, और स्थिति में परिवर्तन का एकमात्र उद्देश्य यहाँ पर जो है वो है अपने आप को स्थायी बनाना। इसी क्रम को आगे बढ़ाएं तो अगला, अगर मान लीजिए कि रोड के साइड अगर विंडो के पास वाली अगर कोई सीट खाली होती है तो आप फिर अपनी स्थिति बदलते हैं और वहाँ आ जाएंगे। तो ये क्रम लगातार चलता रहता है, और इसी क्रम को अगर हम यहाँ पर तुलनात्मक रूप से पढ़ें, समझें, तो अनुनाद का एक सीधा सा अर्थ है कि हम अपने स्थिति में परिवर्तन करके और इस क्रम को आगे बढ़ाएं। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं इस टॉपिक की। टॉपिक का नाम है अनुनाद।
अगर हम इसको इंग्लिश में प्रोनाउंस करें तो टॉपिक है रेजोनेंस। अनुनाद या रेजोनेंस का अर्थ जैसे कि मैंने आपको बताया कि हर कार्बनिक यौगिक या हर अकार्बनिक यौगिक अपने आप को स्थायी बनाना चाहता है और स्थायी बनाने की प्रक्रिया है अनुनाद, तो स्थायित्व के लिए किया गया है। अगर मैं अनुनाद के बारे में सिंप्लीफाई करके बताऊं तो अनुनाद या रेजोनेंस इज द प्रोसेस टू गेट स्टेबिलिटी। अनुनाद स्थायित्व को प्राप्त करने वाली, स्टेबिलिटी को प्राप्त करने वाली एक प्रक्रिया है। तो अब हमारा सवाल यह है कि अनुनाद जिसके कारण स्थायित्व प्राप्त होगा क्या सभी यौगिकों के द्वारा दर्शाया जाता है? तो उत्तर है नहीं। हर कार्बनिक यौगिक अनुनाद की प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकता। इसका अर्थ यह है कि उनके पास अपने आप को स्थायी बनाने के लिए अलग प्रक्रियाएं रहेंगी। तो फिर अनुनाद या स्थायित्व प्राप्त करने की इस प्रक्रिया को करेगा कौन? तो अनुनाद दिखाने का या अनुनाद प्रदर्शित करने का जो गुण है वो उन्हीं कार्बनिक यौगिकों में शामिल हो सकता है जिन कार्बनिक यौगिकों में कुछ विशेष शर्तें पूरी की जा सकें। जैसे मान लीजिए कि कोई कार्बनिक यौगिक अनुनाद दिखाना चाहता है, तो अनुनाद दिखाने के लिए उसके पास में द्विबंध, जैसे आप मल्टीपल बॉन्ड कहते हैं, जैसे आप ओलिफिनिक बॉन्ड भी कहते हैं, द्विबंध ओलिफिनिक बंध का दूसरे किसी द्विबंध के साथ में एकांतर क्रम अगर है तो यह अनुनाद की वह शर्त है जिसे पूरा करने के पश्चात कोई यौगिक अनुनाद में भाग ले पाएगा और अनुनाद में भाग लेने के बाद वो विभिन्न प्रकार की अनुनादी संरचनाएं बना पाएगा और अनुनादी संरचनाएं जितनी ज़्यादा बना पाएगा वो अपने आप को उतनी ही परिस्थितियों में एडजस्ट कर पाएगा। आप इसको एक क्रमागत रूप में समझें तो अनुनाद का मूल उद्देश्य है स्थायित्व प्राप्त करना और स्थायित्व प्राप्त करने के लिए किसी भी यौगिक को अपनी परिस्थिति में या स्थिति में बदलाव करना पड़ेगा। और क्योंकि कार्बनिक यौगिकों में द्विबंध या त्रिबंध मल्टीपल बॉन्ड्स अगर अपनी स्थिति में परिवर्तन कर लेते हैं या आवेश अपनी स्थिति में परिवर्तन कर लेता है तो वो अलग अलग स्थितियों को ऑक्यूपाई कर पाएगा और ऐसी स्थिति में अनुनाद अच्छी तरह से या अनुनादी संरचनाएं अच्छे रूप में बन पाएंगी और एक यौगिक एक से अधिक रूपों में एग्जिस्ट कर पाएगा। तो चलिए हम बात कर रहे हैं कि स्थायित्व प्राप्त करने की उस प्रक्रिया जिसका नाम अनुनाद है और जिसका मूल उद्देश्य है स्टेबिलिटी को गेन करना। उसमें एक यौगिक अपने बंधों की स्थिति में परिवर्तन करेगा और आवेश में की स्थिति में परिवर्तन करेगा। जब आवेश और बंधों की स्थिति में परिवर्तन होगा तो वो एक से अधिक रूपों में रह पाएगा और इसी का परिणाम रहेगा कि वो स्थायित्व को ज्यादा स्थिति में मजबूत कर पाएगा या प्राप्त कर पाएगा। तो मेरा पहला सवाल यह था कि क्या ये हर किसी यौगिक के द्वारा की जाएगा? तो मेरा आंसर है नहीं। ये उन्हीं यौगिकों के द्वारा किया जाएगा जो कुछ शर्तों को पूरा कर पाएंगे और वो शर्तें हैं, उनमें पहली शर्त है उसका द्विबंध के एक द्विबंध का या एक ओलिफिनिक बंध का दूसरे द्विबंध या ओलिफिनिक बंध के साथ एकांतर क्रम होना चाहिए। अगला क्रम, अगर किसी द्विबंध का किसी लोन पेयर के साथ में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के साथ में अगर एकांतर क्रम है तो वो भी अनुनाद की स्थिति को समर्थन करेगा, अनुनाद के साथ में आगे बढ़ेगा, अनुनाद दिखा पाएगा। लोन पेयर के बारे में आपको जानकारी होगी। लोन पेयर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वे इलेक्ट्रॉन हैं जो किसी बंध को बनाने में भाग नहीं लेते। बंध को बनाने में भाग नहीं लेने वाले यौगिकों को इलेक्ट्रॉन्स को आप लोन पेयर्स कहते हैं और ये लोन पेयर युग्म में है। तो यहाँ पर आप देखें कि द्विबंध का अगर लोन पेयर के साथ में एकांतर क्रम है तो वो भी अनुनाद को फेवर करेगा। तीसरी स्थिति को अगर आप लें तो आप पाएंगे कि अगर द्विबंध का ऋण आवेश के साथ में एकांतर क्रम है, ऋण आवेश का द्विबंध के साथ में एकांतर क्रम है तो ये भी अनुनाद को फेवर करेगा, अनुनाद का समर्थन करेगा, उन यौगिकों में भी अनुनाद हो पाएगा। आपके पास में हर एक प्रकार के कंडीशंस के लिए एग्जांपल्स हैं। अगर आप नोटिस करें तो आपके पास में कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे बेंजीन, और बेंजीन अगर आप नोटिस करें तो वहाँ द्विबंध का एकांतर क्रम दूसरे द्विबंध के साथ में है और ऐसी स्थिति में वहाँ पर अनुनाद हो सकेगा। अगर आप लोन पेयर और द्विबंध की बात करते हैं तो ऐसी स्थितियाँ आपको एनिलीन में मिलेंगी। अगर आप एनिलीन के बारे में देखें तो एनिलीन में अगर आप नोटिस करें तो बेसिकली यहाँ पर एक एरोमेटिक रिंग है, इस रिंग के साथ में NH2 ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड है और इस NH2 ग्रुप के ऊपर पाया जाने वाला लोन पेयर इस द्विबंध के साथ में एकांतर क्रम है, तो ये भी इस स्थिति को पूरा कर रहा है, तो यहाँ भी अनुनाद बनेगा। अगर आप तीसरी स्थिति नोटिस करें तो द्विबंध का माइनस या ऋणावेश के साथ में नेगेटिव चार्ज के साथ में भी एकांतर क्रम है। अगर आपने अपना थोड़ा सा बेसिक पढ़ा हुआ है तो आपको पता होगा कि अगर एरोमेटिक रिंग से OH ग्रुप डायरेक्टली जुड़ा हुआ है तो आप इसे फिनॉल कहते हैं
और इस फिनॉल में आप नोटिस करें, इस हाइड्रोजन को अगर यहाँ से रिमूव कर लिया जाए, H+ की फॉर्म में अगर ये रिमूव हो जाए तो यहाँ पर माइनस चार्ज आएगा और इस माइनस चार्ज की कंडीशन को आप बोलते हैं फिनॉक्साइड आयन। तो ये फेनिल ग्रुप है, अगर आप नोटिस करें तो ये ग्रुप का नाम फेनिल ग्रुप है, और क्योंकि ये ऑक्सीजन माइनस चार्ज के साथ में है तो इसे ऑक्साइड कहेंगे। तो ये पूरा आपका फिनॉक्साइड आयन है। अगर आप नोटिस करें तो फिनॉक्साइड आयन में माइनस चार्ज द्विबंध के साथ में एकांतर क्रम में है, और जब नेगेटिव चार्ज द्विबंध के साथ में एकांतर क्रम में है तो ये भी अनुनाद की तीसरी इस शर्त को पूरा करेगा, तो ये भी अनुनादी संरचनाएं बनाएगा। इसके अलावा भी कुछ कंडीशंस हैं, कुछ परिस्थितियां हैं जिनमें हम अगला ले सकते हैं कि अगर आपके पास में डबल बॉन्ड का धनावेश के साथ में एकांतर क्रम है तो वो भी अनुनाद की स्थिति को पूरा करेगा। लगभग यही अनुनाद की स्थितियां आपको सामान्यतः आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग मिलती हैं। इसके अलावा ऋणावेश का लोन पेयर के साथ में या इस तरह की और भी परिस्थितियां संभव है, पर क्योंकि हमें अपनी सीमा में और अपने सिलेबस को लिमिटेशंस में रख के करना है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें जितनी आवश्यक हैं उसके हिसाब से अगर हम करें तो बेटर रिजल्ट देती हैं। तो ये कुछ परिस्थितियां हैं जिनको हम अनुनाद की स्थितियों के अंदर ले सकते हैं। सबसे पहले मैं आपसे कहूंगा कि अनुनाद की स्थिति में द्विबंध का द्विबंध के साथ, द्विबंध का लोन पेयर के साथ, द्विबंध का ऋणावेश के साथ, द्विबंध का धनावेश के साथ, और कई स्थितियों में ऋणावेश और द्विबंध के साथ, ऋणावेश और धनावेश के बीच में भी इस तरह की अनुनादी संरचनाएं बन सकेंगी। तो चलिए, हमने ये तो समझ लिया कि अनुनाद होता क्या है, और हमने ये भी समझ लिया कि अनुनादी संरचनाएं बनेंगी कब। लेकिन हम एक बार ये देख लेते हैं कि अनुनाद होता कैसे है। अब हम इसी क्रम में टॉपिक के तीसरे पॉइंट पर आ गए हैं। हमने अनुनाद क्या है ये समझा। अनुनाद किसी भी कार्बनिक यौगिक के द्वारा स्थायित्व को प्राप्त करने की एक प्रक्रिया है। अनुनाद में होता क्या है? अनुनाद में द्विबंध और आवेश का क्रमागत परिवर्तन होता है, वो अपनी स्थितियां बदलते हैं, तो स्थितियों में परिवर्तन से स्थायित्व प्राप्त होता है, क्योंकि अनुनादी संरचनाएं विभिन्न विभिन्न रूपों में बनती हैं। तीसरा है कि अनुनादी संरचनाएं कौन दिखा पाएगा? तो अनुनादी संरचनाएं वही यौगिक दिखा पाएंगे जिनके अंदर ये परिस्थितियां एग्जिस्ट करेंगी। सो अभी तक की क्लास में हमने ये पढ़ा कि अनुनाद कैसे होगा, कहाँ होगा। अब बात करते हैं कि अनुनाद कैसे होगा। तो अनुनाद को समझाने के लिए कई प्रकार के ऑप्शंस हैं, लेकिन मैं आपको लेके चल रहा हूँ फिनॉल के साथ में। हम फिनॉल की अनुनादी संरचनाओं को इस क्लास में पढ़ेंगे, और जहाँ तक मैं एनसीईआरटी सिलेबस की या कक्षा 12 और कक्षा 11 की बात करूँ तो एनसीईआरटी के सिलेबस में फिनॉल की अनुनादी संरचनाएं पिछले कई वर्षों में लगातार पूछी गई हैं। हम अनुनादी संरचनाओं के क्या क्या फायदे हैं वो भी इसमें समझेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं अनुनाद किसमें? फिनॉल में। चलिए, फिनॉल की अनुनादी संरचनाओं के बारे में हम लोग बात करेंगे, परंतु उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आखिर अनुनादी संरचनाओं के फायदे क्या हैं। तो मैं आपको कुछ इसके आउटकम्स बताना चाह रहा हूं। अगर आप अनुनादी संरचनाएं पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, बनाना सीख लेते हैं, तो अनुनादी संरचनाओं को जानने के बाद आप ये बता पाएंगे कि कौन सा यौगिक किसी और से तुलनात्मक रूप से ज़्यादा स्थायी है। जैसे मान लीजिए हमारे पास में दो यौगिक हैं, एक यौगिक अनुनादी संरचनाएं दिखाता है और एक नहीं दिखाता है, तो केमिस्ट्री के बेसिक कंसेप्ट के अकॉर्डिंग अनुनादी संरचनाएं दिखाने वाला जो यौगिक है वो ज़्यादा स्थायी होगा बजाय उस यौगिक के जो कम स्थायी है। तो एक पॉइंट तो हमें ये मिल गया। मान लीजिए हमारे पास दो यौगिक हैं और दोनों ही अनुनादी संरचनाएं दिखाते हैं, तो फिर हम क्या करेंगे? तो हम वहां पर कंसेप्ट निकालेंगे कि जो यौगिक ज़्यादा अनुनादी संरचनाएं दिखा रहा है उसके पास स्थायित्व ज़्यादा होगा। अनुनादी संरचनाओं के बाद आप ये बता पाएंगे कि कौन सा यौगिक आसानी से इलेक्ट्रॉन दे सकता है, कौन सा इलेक्ट्रोफाइल को अट्रैक्ट ज़्यादा करेगा। किसी भी कार्बनिक यौगिक के द्वारा रासायनिक अभिक्रियाओं का जो क्रम होगा उसमें वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा या वो मेटा डायरेक्टिंग होगा। आने वाले इलेक्ट्रॉन स्नेही को वो कहाँ पर आक्रमण करने देगा, ऑर्थो पैरा पर या मेटा पर। इस प्रकार के तमाम सवालों के जवाब, अम्लीय क्षारीय गुण, इन सबको आप बता पाएंगे। जैसे बहुत सारे यौगिक ऐसे हैं जिनमें अम्लीयता और क्षारीयता का क्रम पूछा जाता है, और अम्लीयता, एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ का पता अनुनाद के द्वारा लगाया जा सकता है, स्थायित्व का पता अनुनाद के द्वारा लगाया जा सकता है। तो मेरा आप लोगों से यही कहना है कि अनुनाद एक छोटा टॉपिक है, बट इसके आउटकम्स बहुत सारे हैं, बहुत सारी चीज़ों को हम इससे निकालेंगे। तो आज हम बात कर रहे हैं फिनॉल की अनुनादी संरचनाएं। मैं एक बात और आपसे कहना चाहूँगा कि अनुनादी संरचनाओं को कई बार परीक्षा में कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स के रूप में भी पूछ लिया जाता है। तो अगर परीक्षा में आपसे पूछे कि किसी भी यौगिक, चाहे वो फिनॉल हो, एनिलीन हो, फिनॉक्साइड हो, कार्बोनेट आयन हो, इनकी अगर आपसे कार्बोक्सिलिक एसिड हो, अगर आपसे इनकी अनुनादी संरचनाएं पूछ ली जाएं, तो इसका एक और तरीका है एग्जाम में प्रश्न पूछे जाने का, और वो ये है कि कैनोनिकल संरचनाएं बनाइए। तो याद रखिएगा, कैनोनिकल संरचनाएं पूछी जाएं या अनुनादी संरचनाएं पूछी जाएं, आपका आंसर एक ही है। तो
अब हम बात करते हैं फिनॉल की अनुनादी संरचनाओं के बारे में। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ फिनॉल। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ फिनॉल। देखिए यहां मैं आपको फिर दोबारा बताना चाह रहा हूं कि फिनॉल एक उदाहरण है। अगर आप बेसिक कंसेप्ट को समझ जाते हैं तो उसके बाद आपको बहुत आसानी हो जाएगी बाकी सबके स्ट्रक्चर्स को बनाने में। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि फिनॉल क्या होता है। अगर आपने अपने दैनिक जीवन में बहुत सारे केमिकल्स को नोटिस किया है तो उनमें से एक केमिकल होगा डेटॉल। मैं आपको बता दूं कि डेटॉल एक प्रोडक्ट है जिसका मूल जो है, जिसमें मेनली जो होता है वो फिनॉल के डेरिवेटिव्स हैं। तो क्लोरोजाइलिनॉल और टर्पिनॉल नाम से 2 केमिकल वहाँ यूज होते हैं और वो दोनों फिनॉल के ही बाई प्रोडक्ट्स हैं, उसी के डेरिवेटिव्स हैं। अगर आपने देखा होगा तो मेडिकल सोप्स जो हैं, जिसमें मार्केट में मिलने वाले बहुत सारे साबुन, मेडिमिक्स है या हमाम है, डेटॉल हैं, इन साबुनों में बेसिक रूप से एक केमिकल यूज में आता है जिसका नाम है बाईथायोनल। तो बेसिकली फिनॉल के ही डेरिवेटिव्स की फॉर्म में उनका यूज़ किया जाता है। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि बहुत सारे केमिकल्स हैं जिनका यूज़ हम कर रहे हैं। जैसे अगर आपने एक नाम सुना हो पिक्रिक एसिड, पिक्रिक एसिड 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल जो है वो पिक्रिक एसिड के रूप में यूज़ होता है। और ये 12th क्लास के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए कार्बनिक रसायन में अम्ल या एसिड उसी को कहा जाता है जिसमें कार्बोक्सिलिक समूह हो। अगर आप नोटिस करें तो कार्बोक्सिलिक समूह COOH ग्रुप को कहा जाता है। अगर ये समूह किसी भी यौगिक में प्रेजेंट है तो आप उसे अम्ल कहेंगे, एसिड कहेंगे कार्बनिक रसायन में। आप लैक्टिक एसिड ले लीजिए, आप बात कर लीजिए फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, कोई भी एसिड अगर आप लेंगे तो उसमें अंतिम रूप में ये होना चाहिए। लेकिन अगर आप पिक्रिक एसिड का फॉर्मूला देखें तो जिसके नाम में एसिड लगा हुआ है, बट अगर आप उसका केमिकल फॉर्मेशन देखें, कंपोजिशन देखें तो वहां पर 2,4,6 दूसरी पोजीशन, चौथी पोजीशन और तीसरी और छठवीं पोजीशन, इन तीनों पोजीशंस पर नाइट्रो ग्रुप जुड़ा हुआ है। और ये तीनों पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप है और OH ग्रुप जुड़ा हुआ है यहां पे। तो अगर आप नोटिस करें तो इसमें ओवरऑल अगर आप देखें तो COOH ग्रुप एग्जिस्ट ही नहीं करता। लेकिन इस NO2 ग्रुप के बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर की वजह से ये जो रिंग है, ये जो पेरेंटल रिंग है, इट बिकम्स वेरी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। और इसके रिजल्ट क्या होता है? ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम होने लगती है। When oxygen is getting the less density of electron, it will snatch electron from hydrogen. ये हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन छीनेगा और हाइड्रोजन यहाँ H+ के रूप में उतनी ही आसानी से निकल जाएगा जितनी आसानी से एसिड में निकलता है। तो ये एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है। तो एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाए तो ये फिनॉल का ही एक बाई प्रोडक्ट है। कहने का मतलब मेरा ये है कि फिनॉल या फिनॉल के जो उत्पाद हैं वो हमारे दैनिक जीवन में बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं। और फिनॉल खुद भी कार्बोलिक एसिड के रूप में यूज़ होता है और इसका बहुत सारे प्रोडक्शंस में, केमिकल्स को बनाने में यूज़ होता है। तो चलिए बात करते हैं फिनॉल की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के बारे में। क्यों फिनॉल स्टेबल है बाकी सबके कंपैरिजन में? और तो उसका आंसर आपको मिलेगा यहाँ पर। सबसे पहले अगर आप देखें तो मैंने यहाँ पर तीनों बॉन्ड्स की अल्टरनेटिव कंडीशंस को इंडिकेट किया है। इसे आप बेंजीन कहते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत फेमस केमिकल है। अगर आप यहाँ पर एक वैलेंसी फ्री कर देते हैं तो इट बिकम्स फेनिल ग्रुप, और अगर आप यहाँ पर OH अटैच कर देते हैं तो इट बिकम फिनॉल। सो फेनिल प्लस ऑल इट बिकम फिनॉल। याद रखिएगा OH समूह एरोमेटिक रिंग से सीधा जुड़ा होगा तो फिनॉल होगा। अगर OH समूह एरोमेटिक रिंग के साइडवेज में जुड़ा हुआ है तो उसे बेंजिल अल्कोहल कहेंगे, वो फिनॉल नहीं रहेगा। यहाँ पर आप नोटिस करें तो ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर हैं। अब इस स्थिति में अगर पहली बात तो हमें यह चेक करनी है कि क्या फिनॉल रेजोनेंस दिखाएगा। तो आप नोटिस करें तो फिनॉल में ऑक्सीजन के ऊपर जो लोन पेयर हैं वो इस डबल बॉन्ड के साथ में एकांतर क्रम में है। तो व्हेन इट इज फुलफिलिंग द कंडीशन, आई मीन लोन पेयर इज इन अल्टरनेशन विद डबल बॉन्ड, तो ऐसी कंडीशन में ये रेजोनेंस दिखाएगा। अब हम बात करते हैं कि रेजोनेंस किस किस तरह से शो करेगा। तो सबसे पहले तो आप याद रखिएगा रेजोनेंस के कुछ एक छोटे छोटे नियम हैं। पहला नियम आपको सबको ध्यान रखना है, वो ये है कि इसे रेजोनेंस की शर्त पूरी करनी चाहिए अगर उसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स या कैनोनिकल संरचनाएं बनानी है तो। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि किसी भी यौगिक के द्वारा अगर अनुनादी संरचनाएं बनानी है तो ध्यान रखिएगा हमें सबसे पहले एक डायरेक्शन या दिशा का चयन करना है। अब क्योंकि यहां पर आप नोटिस करें तो द्विबंध जो है वो मेरे लेफ्ट हैंड साइड में है, तो मेरा मूवमेंट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में या एंटी क्लॉकवाइज चलेगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, आप नोटिस करिएगा कि यहां पर अनुनादी संरचनाओं में ऑक्सीजन के ऊपर जो लोन पेयर है वो द्विबंध के साथ में, और वो भी लेफ्ट हैंड साइड वाले द्विबंध के साथ में एकांतर क्रम में है। आप नोटिस करेंगे यहां का लोन पेयर यहां के साथ में अल्टरनेशन में नहीं है,
यहाँ का लोन पेयर एकांतर क्रम में है इस डबल बॉन्ड के। तो सबसे पहले आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते समय दिशा का ध्यान रखना है, आपको एक प्रॉपर डायरेक्शन चुन लेनी है और आपको उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ना है। अगर आप डायरेक्शन को बीच में डिस्टर्ब करेंगे तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पूरी नहीं बना पाएंगे। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, लोन पेयर एकांतर क्रम में है, अल्टरनेशन में है डबल बॉन्ड के, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो हम एंटी क्लॉकवाइज मूव ऑन करेंगे। नंबर 2। नंबर 3, जब आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएं तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में लोन पेयर या कोई भी चार्ज, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, लोन पेयर जो होगा वो बॉन्ड बनाएगा, बंध बनाएगा। ऋणावेश जो होगा वो बॉन्ड बनाएगा। चार्ज और लोन पेयर बंध में बदलेंगे और बंध चार्ज में बदलेगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर ये लोन पेयर आगे मूव करेगा तो ये डबल बॉन्ड का रूप ले लेगा, ये मल्टीपल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, ओलिफिनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, बंध निर्माण करेगा। और अगर हम इस बंध को आगे मूव ऑन करेंगे तो ये चार्ज का निर्माण करेगा, आवेश का रूप ले लेगा। तो याद रखिएगा, अनुनादी संरचनाओं में लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज बंध का रूप लेगा और बंध आवेश का रूप लेगा। नंबर 3, चौथी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ध्यान रखना है, वो ये है कि जैसे सिंगल स्टेप में मूवमेंट होगा, मतलब अगर आप लोन पेयर को चलाएंगे तो ये एक कदम आगे चलेगा, एक स्टेप आगे चलेगा। यहां से डबल बॉन्ड मूव करेगा तो वो एक कदम आगे बढ़ेगा। जो बंध होगा वो 2 परमाणुओं के बीच में बनेगा और याद रखिएगा जो आवेश बनेगा वो कोनों पर बनेगा। तो मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, चार्ज विल अपीयर ऑन कॉर्नर्स एंड बॉन्ड विल अपीयर इन मिडिल ऑफ 2 एटॉम्स। तो यहां पर आप इस बात को ध्यान रखिएगा। ये कुछ छोटे नियम है, अगर आप इन्हें अच्छे से ग्रिप कर लेते हैं तो आपको किसी भी एग्जांपल्स में दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि अगर आपके बेसिक्स मजबूत हैं तो फिर एग्जांपल्स या क्वेश्चंस की हार्डनेस उतनी अहमियत नहीं रखती है, फिर वो बड़ी आसान हो जाएगी। तो फिर हम पहुंच चुके हैं कि बंध जो है वो बीच में बनेगा और चार्ज जो है वो कॉर्नर्स पे जाएगा। तो डायरेक्शन हमने चुन ली, रेजोनेंस की कंडीशंस हमने देख ली, हमने ये समझ लिया कि बंध चार्ज बनाएगा, चार्ज बॉन्ड बनाएगा, चार्ज हमेशा कोने पे आएगा, बंध हमेशा बीच में आएगा। तो उसके बाद अगर हम आगे देखें तो फिर हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाते टाइम ये ध्यान रखेंगे कि एक ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या एक ही यौगिक जब अलग अलग संरचनाएं बनाएगा तो उन संरचनाओं के बीच में डबल साइडेड एरो, 2 साइड में लगने वाला एरो बताना है, क्योंकि वास्तव में ये एक ही चीज को एक्सप्लेन कर रही हैं। सब चीजें सारी की सारी अनुनादी संरचनाएं वास्तव में एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको डबल साइडेड एरो लगाना है। और अंतिम रूप में आप अनुनाद की संरचनाएं कब तक बनाएंगे? तो अनुनादी संरचनाएं आप तब तक बनाएंगे जब तक आपको मूल संरचना प्राप्त नहीं हो जाए। और मूल संरचना में और अंतिम संरचना में अंतर यह होगा कि वहां बंध की स्थितियां बदल जाएंगी, जो कि अनुनाद की मूल भावना है या मेन इशू है। तो मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, यहां पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तब तक बनानी है जब तक हमको अंतिम रूप में पहली जैसी जो हमारे पास थी वैसी ही संरचना ना मिल जाए। जैसे अगर आप फिनॉल को देख रहे हैं तो यहां कोई भी आवेश नहीं दिखाई दे रहा, यहां पर 3 डबल बॉन्ड है, आपको 3 डबल बॉन्ड चाहिएंगे लास्ट में। आपको यहां पर 2 लोन पेयर है, 2 लोन पेयर वापस मिल जाए तो आप कहेंगे कि रेजोनेंस खत्म हो चुका है। और फिर अंतिम रूप में हम रेजोनेंस या कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स का एक कंबाइंड फॉर्म बनाते हैं जिसको आप बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। और इसके बनाने के बाद आप रेजोनेंस कंप्लीट माने। तो अब हम चलते हैं फिनॉल की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स पर। तो सारी कंडीशंस को हम यहां देख चुके हैं, रेजोनेंस होगा और अब रेजोनेंस कैसे होगा उसे हम स्टेप बाय स्टेप में समझते हैं। तो रेजोनेंस ऑफ फिनॉल एक एक करके हम लोग समझें और फिर हम इन बेसिक कंसेप्ट को सब जगह फॉलो कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले फिनॉल की स्ट्रक्चर बना लेते हैं। आप सबको पता है फिनॉल की स्ट्रक्चर में ये आपका फेनिल ग्रुप और इस फेनिल ग्रुप में एकांतर क्रम में 3 बॉन्ड, OH ग्रुप जिसके ऊपर ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर और हाइड्रोजन उससे अटैच, ये फिनॉल है। अब आप देखें तो फिनॉल ने रेजोनेंस की शर्त को पूरा कर लिया, लोन पेयर डबल बॉन्ड के साथ एकांतर क्रम में है, क्योंकि दिशा लेफ्ट हैंड साइड में है तो आप यहीं से मूव करते हैं। चलिए हम पहली स्टेप लेते हैं। ये जो लोन पेयर है, आप जानते हैं कि एक बॉन्ड को बनाने में 2 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होती है और ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन यहां से लोन पेयर से प्राप्त हो रहे हैं। तो ये लोन पेयर यहां से मूव करेगा और इन द मिडिल ऑफ ऑक्सीजन और कार्बन आ जाएगा। इस जगह कार्बन है, यहाँ ऑक्सीजन है। जब ये लोन पेयर यहाँ से मूव ऑन करेगा तो ये सिंगल बॉन्ड के ऊपर एक और बॉन्ड प्रोड्यूस करेगा, मल्टीपल बॉन्ड प्रोड्यूस होगा। आप नोटिस करें तो इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड है वो यहाँ से, क्योंकि कार्बन अगर आप इसी स्थिति को छोड़ देते हैं, अगर आप इसी पॉइंट पर इस काम को छोड़ देते हैं तो आप नोटिस करेंगे कि इस कार्बन के पास में 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड और एक इस लोन पेयर की वजह से 5 बॉन्ड बन जाएंगे। और आप सब जानते हैं कि कार्बन का मैक्सिमम बॉन्ड फॉर्मेशन 4 है, कार्बन 5 बॉन्ड नहीं बना पाएगा। तो ऐसी स्थिति में ये स्ट्रक्चर अनस्टेबल हो जाएगी,
एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, तो क्या करना पड़ेगा, तो यहां से ये जो मल्टीपल बॉन्ड है इसे एक स्टेप आगे मूव ऑन करना पड़ेगा। तो यहां से ये जो डबल बॉन्ड है ये मूव करेगा और इस कॉर्नर पे आ जाएगा। तो क्या हुआ जरा देखें, अगर आप नोटिस करें तो इस कंडीशन में दो बदलाव हुए हैं और दोनों बदलावों को हम एक एक करके लिख देते हैं। पहला चेंज तो ये है कि पहली बात तो ये है कि इस मल्टीपल बॉन्ड का और इस बॉन्ड का कोई डिस्टर्बेंस नहीं हुआ है, हम इसको एज इट इज बना देते हैं। ऊपर जो ऑक्सीजन था, देखिए आप नोटिस करेंगे इस ऑक्सीजन के दो लोन पेयर बॉन्ड बनाने में काम आ गए हैं। आप जानते हैं जब कोवलेंट बॉन्ड बनता है, सहसंयोजक बंध बनता है, तो उस कोवलेंट बॉन्ड में दो एटॉम्स आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं। यहां आप नोटिस करेंगे तो यहां दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन से मिल गए हैं। तो इस कंडीशन में आप क्या मानते हैं, ऑक्सीजन को एक इलेक्ट्रॉन देना था, दोनों इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, बिल्कुल नो डाउट, अनडाउटेबली यहां पर ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना है, हाइड्रोजन उससे अटैच है, एक लोन पेयर अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन अगर आप नोटिस कर रहे हैं तो इसके दो इलेक्ट्रॉन चले गए हैं। व्हेन एनी एटॉम इज गिविंग मोर इलेक्ट्रॉन देन द रिक्वायरमेंट और देन द कोवलेंट बॉन्ड नेचर, तो अल्टीमेटली इसके पास पॉजिटिव चार्ज अपीयर हो जाएगा, यहां ऑक्सीजन धनावेशित हो जाएगा। और एक कंडीशन और बनी थी कि ये जो मल्टीपल बॉन्ड था इस कार्बन को मिला। आप जानते हैं इस कार्बन का इस मल्टीपल बॉन्ड के फॉर्मेशन में एक इलेक्ट्रॉन का योगदान था। अब क्योंकि बॉन्ड के डीलोकलाइजेशन से, बॉन्ड के विस्थानीकरण से दोनों इलेक्ट्रॉन इसको मिल गए, तो ये कार्बन यहां पर ऋणावेशित हो जाएगा। इस कंसेप्ट को आप अच्छे से समझ लें। इस ऑक्सीजन के ऊपर धनावेश क्यों आया, क्योंकि यहां के दो इलेक्ट्रॉन, एक लोन पेयर यहां से गया है जिसमें बॉन्ड इसके साथ बना है नो डाउट, लेकिन उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होना चाहिए था, इसका एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का होना चाहिए था, लेकिन क्योंकि लोन पेयर के दोनों इलेक्ट्रॉन इसी ने दिए हैं तो ये पॉजिटिव चार्ज रहेगा। इस कार्बन को एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिला है तो ये ऋणावेशित होगा। तो मेरे हिसाब से आपको ये दोनों कंडीशन क्लियर हो गई होंगी। ये हमारा रेजोनेंस का पहला स्टेप है। तो आप देखिए कि ये और ये आपस में एक ही कंडीशन को एक्सप्लेन कर रही हैं। हमने इनके बीच में डबल साइडेड एरो लगाया और ये हमारी पहली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या कैनोनिकल स्ट्रक्चर बन जाती है। अब बढ़ते हैं आगे। क्या हम यहीं पर रेजोनेंस बंद कर दें? नहीं, क्योंकि हमने ये कमिट किया था कि हम पहले जैसी कंडीशन वापस लाएंगे। तो हम क्या करेंगे, फिर हम अगली स्टेप में मूव ऑन करेंगे। याद रखिएगा हम डायरेक्शन चुन चुके हैं, वो एंटी क्लॉकवाइज है, तो अब कहानी यहां से शुरू होगी। ये नेगेटिव चार्ज एक स्टेप आगे आएगा। अब क्योंकि इसके स्टेप पर आगे आने पर यहाँ कार्बन के बॉन्ड्स ज़्यादा हो जाएंगे, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, ये वाला बॉन्ड यहाँ से एक स्टेप आगे मूव करेंगे। तो क्या बनेगी कंडीशन? कंडीशन बनेगी ये। हमने जिन चीज़ों को डिस्टर्ब नहीं किया है पहले हम उन्हें नोट कर लें। हमने इस बॉन्ड को हाथ नहीं लगाया, हम ऊपर वाली कंडीशन को कोई चेंज नहीं किया। तो यहाँ पर एक लोन पेयर था, ये हाइड्रोजन था, मैं इसको थोड़ा सा क्लियरली लिख दूँ। यहाँ पर ये लोन पेयर था, ये हाइड्रोजन था और ये पॉजिटिव चार्ज एग्जिस्ट कर रहा था। ये माइनस यहाँ बीच में आएगा। मैंने आपको बताया था कि चार्ज बॉन्ड में तब्दील होगा, बदलेगा, तो ये इस तरह से बॉन्ड बनाएगा और यहाँ का जो बॉन्ड है वो चार्ज में बदलेगा और वो माइनस चार्ज यहाँ आ जाएगा। तो ये हमारी अगली स्ट्रक्चर बनी, अगली कैनोनिकल स्ट्रक्चर या रेजोनेंस हुआ। स्टेप को आगे बढ़ाते हैं। कब तक बढ़ाएंगे? जब तक हमें नॉन चार्जेबल स्ट्रक्चर ना मिल जाए। ये हमने स्टेप यहाँ खत्म किया, तो अगली स्टेप यहीं से शुरू होगी। ये नेगेटिव चार्ज आगे बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा और ये बॉन्ड आगे जाकर के कॉर्नर पे चार्ज फॉर्मेशन करेगा। तो हम देखते हैं इस कंडीशन में क्या हो रहा है। यहाँ पर ये स्ट्रक्चर बनेगी। फिर हमारी जो दो अनचेंज्ड कंडीशन है उन्हें नोट करेंगे। लोन पेयर एज इट इज, हाइड्रोजन रहा। यहाँ पर ये डबल बॉन्ड मूव किया तो यहाँ आया माइनस चार्ज, ये माइनस यहाँ मूव किया तो ये आया डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड अनचेंज था, तो इसको हमने ऐसे लिख दिया। अभी भी रेजोनेंस की संभावना है क्योंकि चार्ज अभी भी अपीयर हो रहा है। तो अगली स्टेप में हम क्या करते हैं, अगली स्टेप में हम एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं और फिर हम क्या देखते हैं उसमें। देखिए स्टेप जो है वो बड़ी क्लियर है, आपको स्टेप वाइज में चलना है। रेजोनेंस को अगर समझना है तो आपको स्टेप वाइज प्रोसेस फॉलो करनी है। इसमें अगर आप किसी भी चीज़ को ओवरकम करेंगे या किसी भी चीज़ को स्किप कर देंगे तो मुश्किल आ जाएंगी। देखिए यहाँ पर रेजोनेंस का लास्ट पॉइंट आया था, तो यहाँ से फिर चार्ज फिर एक कदम या एक स्टेप आगे बढ़ेगा और क्योंकि इस कार्बन के पास 5 बॉन्ड बन जाएंगे तो ये मल्टीपल बॉन्ड वापस ऑक्सीजन को दे दिया जाएगा। जब ऑक्सीजन को अपना इलेक्ट्रॉन या बॉन्ड वापस मिल रहा है, व्हेन इट इज गेटिंग बोथ द इलेक्ट्रॉन्स आफ्टर अ प्रोसेस, तो इसका जो लोन पेयर है वापस अपीयर हो जाएगा, प्लस चार्ज गायब हो जाएगा। तो आप नोटिस करें इस ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर आ गए, इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हुआ और हाइड्रोजन अटैच था, ये माइनस बॉन्ड बनाएगा ओके, ये माइनस ने बॉन्ड बनाया, बाकी चीज़ें अनचेंज थी, हमने एज इट इज लिख दी। अब अगर आप नोटिस करें और अगर आपका विजन, आपकी निगाह तेज है तो आप जरा गौर फरमाइए कि पहली स्ट्रक्चर जहाँ से आपने स्टेप को स्टार्ट किया था और आखिरी स्ट्रक्चर बिना चार्ज वाली है, लेकिन उसमें एक अंतर आ गया है। अगर आप नोटिस करें तो यहाँ पर बॉन्ड की पोजीशन थी लेफ्ट हैंड साइड
और अगर आप वहाँ देखें तो वहाँ पर आपकी बॉन्ड की पोजीशन है राइट हैंड साइड। इसका मतलब इस मॉलिक्यूल ने अपने आप को इन डिफरेंट प्रोसेस से होते हुए यहाँ तक ले गया। इट मीन्स व्हेन अ मॉलिक्यूल और केमिकल इज हैविंग अ टेंडेंसी टू चेंज इट्स बॉन्ड पोजीशन, इट मीन्स फिनॉल इन सब स्थितियों में अपने आप को रख सकता है। और आप खुद जानते हैं कि जब हमें कंफर्ट जोन मिलता है, हम अपने आप को अलग अलग स्थितियों में रख सकते हैं, तो फिर हमारी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। वो सेम नेचर ऑफ लॉ यहाँ भी लागू हो रहा है। फिनॉल ने अपने आप को डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में रखा और ये सारी की सारी स्ट्रक्चर्स फिनॉल की रेजोनेटिंग या कैनोनिकल स्ट्रक्चर हैं। उस स्ट्रक्चर में बॉन्ड की पोजीशन आप देखें राइट हैंड साइड हो गई है और यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड थी। तो चेंज इन पोजीशन ऑफ बॉन्ड इज अल्टीमेटली रेजोनेंस एंड रेजोनेंस क्रिएट स्टेबिलिटी। इसके बाद आप इस सबको मिला करके एक रेजोनेटिंग हाइब्रिड बना सकते हैं, जिसको हम इस तरह से इक्वल फॉर्म में इंडिकेट कर सकते हैं। और हम ये बता सकते हैं कि इसमें आप नोटिस करें यहाँ पर ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन पर माइनस चार्ज था, तो इसको आप डिटेल में इस तरह से ऑर्थो पैरा पर माइनस चार्ज बता दें। ठीक है, यहाँ पर एक बॉन्ड था, एक पार्शियली बना, ऑक्सीजन पर जो था वो पॉजिटिव चार्ज आ गया था, हाइड्रोजन जुड़ा हुआ था। तो ये सब चीज़ें आप इस तरह से इंडिकेट कर सकते हैं। ये आप चाहें तो यहाँ पर लोन पेयर की फॉर्म में इंडिकेट करके और प्लस ऊपर लगा सकते हैं। तो अल्टीमेटली ये रेजोनेंस की पूरी कहानी को कंक्लूड करता है। मेरा उद्देश्य आपको रेजोनेंस के बारे में बेसिक बातें बताना था। रेजोनेंस एक बड़ा टॉपिक है जिसमें मेन चीज़ है आपकी क्षमताएं और आपका रिवीजन। तो मेरा आप सबसे यही आग्रह है कि किसी भी टॉपिक को समझने से पहले उसकी आवश्यकता को समझें, उसको पढ़ाने वाले जो टीचर हैं उनको मौका दें अपने आप को उन चीज़ों को समझाने का। किसी भी टॉपिक को जल्दी ख़त्म करना, इसका सीधा सा अर्थ है आप फास्ट फूड खा रहे हैं। और मेरा आप सबसे यही निवेदन है कि आप इसे अच्छे ढंग से समझें और चीज़ों को इम्प्लीमेंट करें अपनी लाइफ में। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, आई एम चेतन और मेरा बहुत बहुत सौभाग्य है कि मेरे आज सर अमित सर जिन्होंने मुझे केमिस्ट्री में उंगली पकड़ के चलना सिखाया है, वो आज हमारे इस छोटे से यूट्यूब चैनल पर आए और अपना बहुमूल्य समय निकाल कर ये लेक्चर दिया रेजोनेंस का। तो आप सभी से हमारी एक ही रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और हमसे ऑफलाइन भी जुड़िए। और सर के ऐसे ही मोटिवेशनल सेशन और एजुकेशनल सेशन हम लगातार आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू गाइज फॉर सपोर्टिंग मी ऑन यूट्यूब। थैंक यू एवरीवन।